तो चलिए आज ये हमारे अलापू चिकित्सा का कोर्स है, 3 दिवसीय ऑफलाइन को ऑनलाइन कोर्स। तो इसमें हम धन्वंतरी जी का वंदन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, आज जो हम सीखने वाले हैं उसे आयुर्वेदा में हम अलापू चिकित्सा नाम से जानते हैं, और आम भाषा में इसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है। तो ये हम सबने आयुर्वेद पढ़ा है और हमको पता है कि आयुर्वेद में 2-3 प्रकार से चिकित्सा की जाती है: शोधन, शमन, निदान, परिवर्जन। तीनों का ही अपनी-अपनी जगह पे अपना-अपना महत्व है। आज हम देखते हैं कि निदान परिवर्जन भी बहुत ही डिटेल में लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आपने देखा ना, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं निदान परिवर्जन, जो वेलनेस कोच वाले हैं, वो डाइट में चेंजेस करना, योगासन, डाइट, पूरा दिनचर्या, उन सबको फॉलो करवा के पेशेंटों को बड़े-बड़े डिसऑर्डर से निकाल लेते हैं। तो वही हमारा निदान परिवर्जन। फिर आता है हमारा शमन। शमन में हम औषधियों का प्रयोग करके दोषों को शरीर में ही पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमें औषधियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल हम जैसे मैं भी बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये अनुभव मुझे भी आ रहा है कि दवाइयों की अब इतनी ऑथेंटिक दवाइयाँ नहीं रही। कहीं न कहीं दवाइयाँ हमें वो रिज़ल्ट नहीं देती जैसा हम विचार करते हैं। या तो दवाइयाँ बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं, या फिर पेशेंट हमारे पास बहुत खराब होके आ रहा है। तो दोनों में से एक प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ही प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। पेशेंट कभी भी आपके पास इनिशियल स्टेज में नहीं आता है। पेशेंट तब आता है जब वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका होता है, जब वो बहुत सारे स्टेरॉइड ले चुका होता है, तब पेशेंट हमारे पास पहुँचता है। तो ऐसे में हम लोग के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना? तो ऐसे में हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए, ना ही औषधि की गुणवत्ता अच्छी है और ना ही पेशेंट आपके पास इनिशियल स्टेज में है। तो फिर हमें वहाँ पे एनी हाउ शोधन चिकित्सा पे जाना ही पड़ता है। शोधन सेवा चिकित्सा में वमन, विरेचन, नस्या, बस्ती जैसे प्रोटोकॉल आते हैं। लेकिन इन सब के लिए, ठीक है ना, वमन, विरेचन और बस्ती, इसके लिए आपके पास प्रॉपर वॉशरूम होना चाहिए, प्रॉपर पंचकर्मा का सेटअप होना चाहिए। बात करें नस्य की, तो ये ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में ही हमें रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो अब जब हमारे पास सर्वांगत वाले रोग आते हैं, तो उनमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? अगर आपके पास प्रॉपर पंचकर्मा ओपीडी नहीं है, तो रक्त मोक्षण वहाँ पे एक अच्छा प्रेफ़रेंस रहता है। आपके पास अगर आपके ओपीडी में सिर्फ़ बेड है, उतने में भी आप जो है इसको कर पाएँगे, आपको वॉशरूम की नीड नहीं होगी, सिंक की नीड नहीं होगी, उतने में जो है आप इसको प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो रक्त मोक्षण के देखिए 4 प्रकार होते हैं। श्रृंगी से रक्त मोक्षण किया जाता है, जलौका से किया जाता है, अलाबु से किया जाता है और शिरावेद से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं श्रृंगी को। श्रृंगी अभी आज की डेट में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे श्रृंगी अवचरण देखा जाता है। जैसे पतंजलि का है या कोटकल का है केरला में, बड़े-बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे हमें कहीं पे श्रृंगी अवचरण देखने को मिलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत ईज़िली आज की डेट में ये श्रृंग जो है ना अवेलेबल नहीं होते, और जो अवेलेबल होते हैं वो हमें नहीं पता कितने अ, नेचुरल हैं या फिर ये नकली हैं। वहाँ पे इसलिए हम इनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग पहले बॉडी में कट लगाते हैं, फिर देखिए कप को रखते हैं और कप से जो है फिर ब्लड को सक करते हैं। मुँह से देखिए वहाँ पे एक हल्का-सा सक्शन क्रिएट करते हैं, और सक्शन क्रिएट करते ही वो वहाँ पे उसपे आटा या फिर कुछ ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे उसको क्लोज़ कर देते हैं। तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने से अंदर जो आपने कट लगाया है, प्रछान करा है, ठीक है ना? उससे जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो इस श्रृंगी के अंदर कलेक्ट हो जाता है। पहले के टाइम पे जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, तो वो श्रृंगी यूज़ किया करते थे। और श्रृंगी को माना जाता है कि जितने भी वातज विकार हैं, अगर उसमें श्रृंगी यूज़ किया जाए, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो वातज विकारों के लिए प्रधानतः श्रृंगी यूज़ की जाती थी। उस समय जानवर बहुत ज़्यादा होते थे, मवेशियाँ बहुत ज़्यादा होते थे, तो श्रृंगी ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी और इसीलिए उस टाइम पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। लेकिन आज की डेट में उसका यूज़ उतना ही कम हो गया। दूसरा आता है जलों का अवचरण। तो जलोका अवचरण में हम लीच को यूज़ करके ब्लड लेटिंग करवाते हैं, रक्त मोक्षण करवाते हैं। इसमें देखिए इसकी ख़ास बात ये रहती है कि ये पित्तज विकारों में करते हैं। क्यों करते हैं पित्तज विकारों में? क्योंकि लीच जो है ठंडे पानी में रहती है, जल ही उसका स्थान है, शीतवीर्या होती है, मधुर रस होता है इसमें और स्निग्ध गुण की होती है ये। तो ऐसे में जितने भी हमारे पित्तज विकार आते हैं, उनमें ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है। ठीक है ना? तो लीच सिर्फ़ ब्लड को सक नहीं करती, वो ब्लड को सक करने के साथ-साथ अपने बॉडी के अंदर जो सारे एंज़ाइम हैं, उनको भी वो ब्लड में सीक्रेट करती है। ओके? और उससे जो है जो हम शीत गुण कह रहे हैं, मधुर गुण और स्निग्ध गुण, वो हमारे शरीर में आता है और उससे भी हमारे पित्तज विकारों में हमें रिज़ल्ट मिलता है।
तो लीच थेरेपी भी बहुत सारे डिसऑर्डर में बहुत इफेक्टिवली काम करती है। दूसरा देखिए अलाबू से रक्त मोक्षण। तो अलाबू तो आप सबको पता है, अलाबू आप सबको पता है कि पहले के टाइम पे लौकी को या घिया बोलते हैं इसको, जो गोल वाली ये लौकी होती है जो आजकल मार्केट में आपको खाने को भी मिल जाती है इजीली, ठीक है ना? तो इसको पहले सुखा लिया जाता था, फिर इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो खींच के बाहर निकाल दिया जाता था, उसको अंदर के मटेरियल को बिल्कुल एम्प्टी कर बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता था, और फिर जो है कैंडल की मदद से वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता था, ठीक है ना? और फिर जो है इससे रक्त मोक्षण किया जाता था। उस टाइम पे इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग इस तरह के इक्विपमेंट्स की हेल्प लेके अपना काम करते थे। तो अलाबू चिकित्सा आज की डेट में हम लोग कपिंग थेरेपी के नाम से इसको जानते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज होती है कफज विकारों में। कफज विकारों में ये हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद आता है सिरावेद। सिरावेद तो हम लोग ने विद्य कर्म में देखा ही है। सिरावेद त्रिदोषज विकारों के लिए यूज होती है, और इसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट हमें विद्य कर्म में देखने को मिलता है। आप सब लोगों ने मुझसे विद्य कर्म पढ़ा ही है, और जो लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है ये कितना इफेक्टिव रहता है। तो ये देखिए श्रृंगी जो है वात दोषों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, अलाबू कफज विकार में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जलोका पित्तज विकारों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और शिरावेद जो है त्रिदोषज में हमें रिजल्ट देती है। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि मैम किस पेशेंट में कौन सा रक्त मोक्षण करना है, तो उसका सीधा सीधा आंसर आपके पास है। अब देखिए श्रृंगी आज की डेट में यूज नहीं होता, इसको तो आप डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। तो ये मान के चलिए कि जब भी आपके पास वातज विकार आता है, तो उसमें हम लोग सिरावेद का जो विद्यकर्म वाला ऑप्शन है जो मैंने आप लोग को सिखा रखा है, उस पे हम लोग जाते हैं, और उससे बहुत इफेक्टिवली हमें रिजल्ट मिलता है। अगर पेशेंट कफज विकार लेके आया है, कफज विकार में किस तरह के लक्षण मिलते हैं? स्टिफनेस मिलेगा, ग्रह मिलेगा, स्तब्धता मिलेगी। पेशेंट बताता है कि मुझे बॉडी में भारीपन आ रहा है, ठीक है ना? ग्रह, स्तंभन, स्टिफनेस, बॉडी में हैवीनेस, ठीक है? तो जब इस तरह की सिम्टम्स पेशेंट आपको बताता है, तो वहां पे आपको कपिंग ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। फिर आता है पित्तज, जहां पे पेशेंट आपको जलन बता रहा है कि बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, या पेशेंट को शीत पत्ती वाला ज्यादा विकार रहता है, मतलब उसको बहुत जल्दी जल्दी शीत पत्ती हो जाती है, या कोई पित्तज प्रकृति वाला पेशेंट है, या फिर विकार ही आपका पित्तज है ना? तो जितने भी स्किन डिसऑर्डर आ जाते हैं ना, वो सब पित्तज विकारों में आ जाते हैं। उनमें हम लोग जो है जलोका को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें हमें वो अच्छा रिजल्ट देता है। अब ऐसे ही जैसा आपका हर्पीज जोस्टर आता है, हर्पीज जोस्टर में आप देखेंगे एक सिम्टम पेशेंट बताता है कि पूरी बॉडी में जलन हो रही है। जिस समय पेशेंट को पेन हो रहा होता है, या जिस समय वो उस डिजीज में होता है, तो उस समय वो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन बताएगा, न्यूरैल्जिया जैसा पेन, कि नर्व के उस रूट में वो जलन भी बताता है, पेन भी बताता है। बहुत सारे लोग मेडिसिन खाते हैं, उससे रिलीफ भी मिलता है, ठीक है ना? लेकिन काफी लंबे समय तक पेशेंट ये कंप्लेन बताता है कि मुझे उस एरिया में आज भी जलन है। जब वो पेशेंट पर्टिकुलरली आपको जलन की कंप्लेन कर रहा है, तो आप लोग वहां पे जलोकावचरण करके रिजल्ट ले सकते हैं। पाद दाह के पेशेंट में भी हम जलोकावचरण करके रिजल्ट ले सकते हैं। तीसरा जो है सिरावेद, मैंने कहा ना, सिरावेद आप सारे विकारों त्रिदोषज विकारों में ले सकते हैं, या फिर प्योर वातर डिसऑर्डर में भी आप लोग विद्यकर्म करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जब पेशेंट कफज विकार का आता है, कफज सिम्टम लेके आता है, ठीक है ना? अगर आप लोग नाड़ी देखते हैं, तो कफज वाले की नाड़ी कैसी होगी? उसमें आपको भारीपन मिलेगा। जनरली नाड़ी में बात में जो है आपको जो है स्नेक स्क्रॉल करता हुआ मिलता है, वो हमारे उंगली के नीचे फिसलता है ना? लेकिन अगर कफज विकार में होता है या आम वात जैसी कंडीशन होती है, तो उसकी नाड़ी में आपको हैवीपन मिलता है, तो वहां पे आप कपिंग थेरेपी पे जा सकते हैं। जलौका में पित्तज नाड़ी आपको जो है बहुत तेज मिलेगी। वहां पे अगर आप नाड़ी से विचार करते हैं, तो जहाँ पे आपको तेज पित्तज नाड़ी ही मिल रही है, वहां पे आप जलौका पे जा सकते हैं। जहाँ पे आपको पित्त में वात मिल रहा है या कफ में वात मिल रहा है, वहां पर आप लोग जो है सिरावेद जैसे ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ नाड़ी का आकलन कर रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ा नाड़ी के अकॉर्डिंग आपको चीजें बताई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कपिंग है क्या? तो एक नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग तो बहुत कम यूज कर रहे हैं। चाइना में अगर आप जाएंगे ना,
तो वहाँ हर पेशेंट इसको प्रैक्टिस कर रहा है, हर डॉक्टर इसको प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, इसमें होता क्या है, सक्शन कप को हम यूज करते हैं। सक्शन कप का मतलब कप की कैप्स वाले पोर्शन से आप लोग जो है वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, एयर को हटा सकते हैं। तो वो हो गया आपका सक्शन कप। इसमें मेडिसिन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है, मतलब चाइना में तो ना के बराबर मेडिसिन यूज होती है। मैंने चाइनीज मेडिसिन सिस्टम से ही इसको सीखा है। तो वहां पे तो मेडिसिन नहीं बताई गई, कोई भी मेडिसिन का इन्वॉल्वमेंट उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन ये उनका कहना है कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से करते हैं तो ये बहुत ही हार्मलेस है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग तो इसको ऐसे नहीं करते। मेडिसिन तो अगर पेशेंट ओपीडी में आ गया है तो मेडिसिन तो ऐड करते ही करते हैं, लेकिन चाइना में वो उसको विदाउट मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए होता क्या है, हम इस तरीके से कप लगाते हैं, कप के साथ हमें ये गन मिलती है, ये व्हाइट कलर की गन है, ये आपका सिल्वर कलर का गन है। इसे कप के ऊपर लगा के इसको सक्शन करते हैं। सक्शन से क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट होने से बॉडी का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ये होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग को कप वगैरह दिखा देती हूँ चले। तो ये देखिए, ये इस तरह के कप रहते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग साइज में होते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है, उससे भी बड़ा होता है। मेरे ज्यादातर कप तो क्लिनिक में रहते हैं, पर मैंने एक छोटा वाला बॉक्स आप लोग को आज पढ़ाने के लिए घर पे रखा हुआ है। तो अलग अलग साइज आते हैं, इससे छोटा भी होगा, इससे बड़ा भी होगा। तो ये वाला मेरा छोटा कप का सेट है, इतना सा है ये, इतना सा है ये छोटा सा कप का सेट। जिसके अंदर अगर आप देखोगे इस तरीके से कप रखे हैं। नहीं दिख रहा है ना, मैं इसकी फोटो भेज दूंगी आपको, ठीक है। तो ये जो कप का सेट है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसमें 10-12 ही कप थे, 12 कप थे इसमें। और मेरे पास क्लिनिक में इससे भी बड़ा रखा हुआ है जिसमें 32 कप्स है, ठीक है ना। तो ये है, अलग अलग कप रहते हैं, अलग अलग कप के साइज रहते हैं। तो इसमें गन भी हमें एक अवेलेबल होती है ना? ये गन हमें इसके साथ मिलती है। इस कप में आप देखेंगे, इस कप के ऊपर ये इस तरीके से एक नोजल बना होता है। इसमें हम अपनी गन को लगाते हैं, और जिस भी एरिया में आपको करना है, फिर ये जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम इस तरीके से पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको खींच के जो है कपिंग थेरेपी करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी एयर को निकाला, तो एक कप जो है यहाँ पे अटैच हो गया। फिर अगर आपको इसकी एयर को निकालना है तो हम इसको यहाँ से खींचते हैं। जो छोटा सा आपको बिंदु दिख रहा है ना, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो इस सारी कप यहाँ से, इस कप से सारी जो है एयर निकल जाएगी, एयर अंदर आ जाएगी, और इस कप को आप आराम से हटा सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, आपको जिस जगह पे इसको लगाना है वहां पे इस तरीके से रखना है, और फिर उस पर जो है कप से उस पर आपको सक्शन क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो कई बार ये पाम में तो नहीं लगता है, और ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है पाम में लगाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से कप लग गया। अब आपको शायद दिख रहा है या नहीं, लेकिन मेरी स्किन जो है ना अंदर से थोड़ा सा उठ गई है, बाहर की तरफ आ गई, और रेड होना शुरू हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कप को लगाते हैं। ये अंदर का जो एरिया है ना मेरा रेड होने लग गया है, क्यों? क्योंकि वहां पे सक्शन से क्या हुआ है, अभी वहां पे खिंचाव हो रहा है। खिंचाव से क्या है, वहां पे स्ट्रेस आ गया है, वहां पे ब्लड वेस्कुलर सप्लाई बढ़ गई है। इसको हमने हटा दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेडिश डिस्कलरेशन दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इससे जो है जहां पर भी हम करते हैं तो थोड़ा सा निशान आते हैं वहां पे। तो जब भी हम इसे करते हैं तो पेशेंट को हम ये इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इस तरीके से कप लगाएंगे। इस तरीके से मैं तो अपने पेशेंट को प्रॉपर दिखाती हूँ कि भाई ये कप है, मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी, इस तरीके से सक्शन करूंगी, आपको खिंचाव होगा, थोड़ी देर हम उसको छोड़ेंगे, आपको थोड़ी देर डिस्कलरेशन भी होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम पहले पेशेंट को क्लियरली चीजें बताते हैं। तो ये कप आपने देख लिया, अलग अलग तरीके के कप रहते हैं। और मैं ग्लास के कप भी दिखा देती हूँ आपको। ये कांच के कप है, ठीक है ना। तो मैं ये 2-3 तरह के ही कप यूज करती हूँ। एक तो ये प्लास्टिक वाला कप है, ठीक है ना, ये अमेजोन में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप 12 कप वाला लेते हैं तो ये आपको 1000-1200 के अंदर या इससे भी कम वाले मिल जाएंगे।
अगर आप 32 पीसेस वाला मंगाते हैं तो 2100, 2200, 2300 तक वो आपको आराम से वहां पे मिल जाएगा। तो आप अमेजोन में जो है अलग अलग कप्स वहां पे आपको दिखेंगे। अब आपके पास पेशेंट किस हिसाब से आता है, उस वेराइटी में हम लोग कप लेते हैं। अगर ज्यादा पेशेंट है आपके पास, पेन के पेशेंट ज्यादा आते हैं, तो आप बड़ा सेट लीजिए। लेकिन अगर आपके पास अभी ज्यादा क्राउड नहीं है तो आप 12 पीसेस वाला लीजिए। फिर ये मैंने एक फायर कपिंग के लिए हम ग्लास के कप यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अलग अलग साइज में आता है, ये सबसे बड़ा साइज है। तो ग्लास के कप को डेली मूव कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं क्लिनिक से ये 2 ही लेके आई हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। बाकी मैं उसका फोटो आप लोग को भेज दूंगी। तो सबसे छोटा देखिए ये है, इसमें ये बड़ा है और इससे भी बड़े कप रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम फायर कपिंग करते हैं, तो आगे हम इसको प्रॉपर अभी देखेंगे। ओके। इसके साथ साथ आप लोगों ने वेट कपिंग भी सुना होगा, तो वेट कपिंग के लिए हम लोग डिस्पोजेबल कप यूज करते हैं, ठीक है ना। डिस्पोजेबल कप को यूज करते हैं और फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको दोबारा हम दूसरे पेशेंट में नहीं यूज करते। तो मैं ये 3 ही तरह के कप यूज करती हूँ। एक ये नॉर्मल कप जिससे हम ड्राई कपिंग करते हैं, और ये मैं अपने हर पेशेंट में यूज करती हूँ। जिसमें स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है उसमें हम ग्लास वाले पे जाते हैं, और जहाँ पे वेट कपिंग करनी है तो वहां पे डिस्पोजेबल कप पे जाते हैं। डिस्पोजेबल कप ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत ही लो क्वालिटी होती है, मतलब एक दो बार गिरेंगे तो टूट जाएंगे। उनको इसीलिए यूज करके हम लोग सीधा फेंक देते हैं। उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, एक कप 20 रुपीज का आता है। लेकिन जब हम पेशेंट में वेट कपिंग करते हैं तो हम एक कप के 200 रुपीज चार्ज लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के कप रहते हैं। अप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया, गन से इसको लगाया जाता है। और इसको जब हम स्किन से निकालते हैं, अपनी बॉडी से निकालते हैं, तो हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे कि एयर दोबारा अंदर चली जाती है और ये कप आराम से निकल जाता है। अभी इन चीजों को और डिटेल में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ये देखा आपने, कप से जब हमने सक्शन करा तो इसके अंदर की जो एयर थी वो हमने बाहर निकाल दी गन की हेल्प से। अब जब वो एयर बाहर निकल गई तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से हमारी स्किन वहां पे स्ट्रेस में आ जाती है, और वो इस तरीके से एक हम्प सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे स्किन जो है उठ जाती है। अब देखिए इससे होता क्या है, जो हम ये कपिंग करते हैं ये काम किस तरीके से करती है। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है ना, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है जहाँ पे आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ ब्लड अकेले फ्लो नहीं हो रहा है, इसके साथ बहुत सारी चीजें भी रहती हैं, प्लेटलेट्स भी होंगे, डब्ल्यूबीसी भी होगा, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा आप खुद सोचिए, हम जो मस्कुलर वर्क हम जो दिन भर करते हैं, है ना, हमारी मसल्स जो काम करती है, तो हमारी मसल्स भी एक मस्कुलर वेस्ट को क्रिएट करती है। वो मस्कुलर वेस्ट कहाँ जाता है, वो मस्कुलर वेस्ट भी हमारी इस ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है ना। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब ऐसे मसल से भी निकल रहा है, ठीक है ना, ऐसे बाकी टिश्यूज से भी निकल रहा है, तो ऐसा बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी जो है हमारे नॉर्मल ब्लड में, नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, इसको एलोपैथ क्या कहती है, डिजीज कंडीशन आर मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री। हमारी ब्लड की जो एबनॉर्मल केमिस्ट्री, अब ये एबनॉर्मल केमिस्ट्री कैसे हो रही है, हमारे शरीर के जो अवयव हैं, जो मसल्स हैं, जो और भी धातु हैं, वो भी अपने मल को जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। तो जनरली अगर वो बॉडी यूटिलाइज कर देती है या बाहर निकाल देती है तो अच्छी बात है। लेकिन बॉडी बाहर निकालती है, लेकिन सारा का सारा बाहर नहीं निकाल पाती, उससे कुछ ना कुछ अवशेष हमारे ब्लड स्ट्रीम में रह ही जाते हैं। जो रह जाते हैं उन्हें कहा जाता है डिफरेंट पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस। मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, और इनमें क्षमता है हमें किसी भी प्रकार के रोग की उत्पत्ति करने की। तो हमारे शरीर में ये डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं, इनको जो है हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। उसमें जो है कपिंग थेरेपी हमें बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो जब हम कप लगाते हैं तो कप लगाने से जो प्रेशर क्रिएट होता है, ये देखिए, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में आप देख रहे हैं छोटा छोटा स्पेस है परमिबिलिटी के लिए, ठीक है, ये छोटा छोटा स्पेस बना होता है। तो जब हम कप लगाते हैं, कप लगाने से यहाँ पे जो भी गंदगी है, जो भी आम है, जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी मल है, जो भी ये डिजीज पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस है, वो जो है इस होल से बाहर निकल जाती है। मेन स्ट्रीम से बाहर निकल के वो पेरिफेरल स्ट्रीम में आ जाती है, ठीक है ना। ये जो है सीपीएस वाले एरिया में आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आने से क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड स्ट्रीम क्लीन हो गया, आपका जो मेन ब्लड स्ट्रीम था वो अब क्लीन हो गया। वहां पे जो गंदी सेल्स थे, जो गंदगी थी, वो बाहर वाले पेरिफेरल स्ट्रीम में आ गई है।
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, हमारी ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स है, हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, वो यहाँ पे आके उनको एंगल्फ कर लेती है, उनको खा लेती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है अपने ब्लड स्ट्रीम से ये डिजीज पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव कर पाते हैं। तो ये जो हम क्रिएट हो रहा है, जब मैंने आपको बोला ना, हम जब लगाते हैं तो वो रेड हो जाता है। वो रेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ब्लड स्ट्रीम से जो गंदगी है वो निकल के हमारी पेरिफेरल स्ट्रीम पे आ जाती है। अब देखिए वेट कपिंग। वेट कपिंग में भी क्या होता है, अच्छा ये तो अभी नॉर्मल ही कपिंग है। ये देखिए नॉर्मल कपिंग में इस तरीके से ये हम्प बन जाता है और ये सारी जो गंदगी है ये इस हम्प में कलेक्ट हो जाती है। फिर देखिए वेट कपिंग। वेट कपिंग में क्या होता है, हम इस तरीके से ब्लेड से स्कार लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी हम सिर्फ इसकी पैथोलॉजी को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से स्कार डेवलप, इस तरीके से स्कार लगा दिए जाते हैं, प्रछान कर्म कर दिया जाता है। फिर ये कप लगाया जाता है, प्रछान कर्म कर दिया है, तो ये जो गंदगी हम पे इकट्ठी हो रही थी ड्राई कपिंग में, वो जो है कट की वजह से पूरी की पूरी गंदगी बाहर आ जाती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा गंदगी जो है, अब लिम्फेटिक सिस्टम को भी काम करने की जरूरत नहीं है। सारी गंदगी हमने जो है अपने कप वेट कपिंग के माध्यम से बाहर निकाल दिया। तो वेट कपिंग में बहुत सारे साइंस ने ये दावा किया कि अरे आप तो नॉर्मल ब्लड को बाहर निकाल रहे हो वेट कपिंग में। लेकिन जब उस कप में आए गए ब्लड को पढ़ा गया, उसकी स्टडी की गई, तो पता चला कि कप में जितना भी मटेरियल आया वो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं था। उसमें जो आरबीसीज भी थे, वो आरबीसी थे जो हमारी बॉडी में अब काम के लायक नहीं थे। डिस्टॉर्टेड आरबीसी, या किसी का शेप चेंज हो गया है, साइज चेंज हो गया है, या फिर जो खत्म ही होने वाले थे। तो कप में जितना भी मटेरियल कलेक्ट हो रहा है उसकी नीड हमारी बॉडी को वैसे भी नहीं है, वो हमारे शरीर में सिर्फ एक गंदगी की तरह था। तो इसलिए वो जब कप में निकल जाता है तो बहुत अच्छे से जो है हमारी बॉडी की क्लींजिंग होती है। इसीलिए उसे देखिए शोधन कर्मों में रखा गया है, रक्त मोक्षण में रखा गया है इस पोर्शन को। अब इसमें हम कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ कपिंग को देख लेते हैं। पहला है, द प्रोसीजर मस्ट बी फुली एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन। पेशेंट को आपको कपिंग थेरेपी का जो प्रोसेस है ना प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है। मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं मैम हम एक जगह दिखाने गए थे, उन्होंने कहा कि अरे अरे लिटू आपके तो कंधे पे दर्द है। मान लीजिए कोई पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के लिए गया, उन्होंने कहा अरे अरे चलिए चलिए आपके कंधे में तो दर्द है, उनको फटाफट से लेटा देते हैं, फटाफट से कप लगा दिया जाता है। वो पेशेंट को एक बार एक्सप्लेन भी नहीं करते, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको पेशेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन जरूर करना है कि उसके साथ क्या प्रोसीजर किया जा रहा है। मैं पेशेंट्स को प्रॉपर कप दिखाती हूँ, प्रॉपर गन दिखाती हूँ। अगर वेट कपिंग होनी है तो प्रॉपर उन्हें उन्हें वो ब्लेड भी दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी होती है। और सबसे बड़ी चीज जो एक्सप्लेन करनी होती है वो ये कि कपिंग के बाद मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है ना, और उन्हें मार्क्स को जाने में 7 से 8 दिन लगते हैं। तो अभी एक पेशेंट आई थी, उसने कहा कि मैम एक जगह में गई और उन लोगों ने बिना पूछे मुझसे मेरे बैक में कपिंग कर दी, और उसको पता नहीं था, उसको बताया नहीं गया कि कपिंग के बाद वो मार्क्स रह जाते हैं। तो उसको अगले दिन कहीं पार्टी में जाना था, स्लीवलेस ड्रेस था उनका, मतलब बैकलेस कैरी, सॉरी स्लीवलेस कैरी में उनका बैकलेस ड्रेस था। तो फिर उस पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हुई, सब लोग उसको क्वेश्चन करते अरे तुम्हारी बैक में क्या हो गया, अरे तुम्हारी बैक में क्या हो गया। तो फीमेल्स को ये चीजें बहुत हर्ट कर जाती है, ठीक है ना। तो उनको ये कॉस्मेटिक पर्पज से इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको पहले हमें बताना होता है कि भाई ये कपिंग थेरेपी है, ये इस तरीके से परफॉर्म की जाएगी, थोड़ा सा खिंचाव लगेगा आपको, और यहाँ पे थोड़ा सा आपके मार्क्स भी रहते हैं। ओके, तो ये जो है हम पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको अभी कंसेंट फॉर्मेट भी दूंगी। बेटर है कि अगर आप लोग कंसेंट फॉर्मेट में साइन करवा लें तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कंसेंट फॉर्मेट को मैं आप लोग को भेजूंगी, आप लोग उसका प्रिंट आउट निकालेगा। और कपिंग थेरेपी या कोई भी थेरेपी करने से पहले कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है, वो आपको लीगल एस्पेक्ट में बचा लेता है। ये देखिए पहला तो हमारा ये टॉपिक, तो पहला पॉइंट ये हम लोगों ने कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया, फुल मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीटेड। आपको पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ खाता है, किस समय खाता है, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ जिस जगह पे कपिंग करनी है उस एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कहीं पे बहुत बड़ा घाव हो रखा है और वहां पे आप कपिंग करने बैठ गए, है ना। घाव पे नहीं करते हैं,
कहीं पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है तो वहाँ पे नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन आप तभी अवॉइड कर पाओगे जब आप पहले एग्ज़ामिनेशन करोगे। ओके, तो एग्ज़ामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट ब्लड प्रेशर, पल्स, पेशेंट करंट मेडिकेशन और द प्रेजेंस ऑफ एनी ब्लड डिसऑर्डर एंड अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर, पेशेंट की बीपी कितना है, पेशेंट की पल्स कितनी है, पेशेंट का कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, ये सारी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। उसी समय आपको वो सारी नोट डाउन करनी है थेरेपी से पहले। अगर वो कोई ब्लड थिनर ले रहा है तो हम लोग वेट कपिंग नहीं करते। ओके, फिर देखिए वेट कपिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस आते हैं। तो ड्राई कपिंग में बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़ते, लेकिन वेट कपिंग में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। पेशेंट को पूछना पड़ता है कि आपने लास्ट कब ब्लड डोनेट किया था, ठीक है ना। अगर पेशेंट ने अभी हाल ही में करा है तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा रक्त मोक्षण नहीं करेंगे, फिर हम कब कम लगाते हैं। वेट कपिंग में उसका हीमोग्लोबिन हम लोग जरूर पूछते हैं, ठीक है ना। ये भी जानकारी लेते हैं कि उसको कोई और इन्फेक्टिव डिजीज तो नहीं है, इसके लिए हम लोग उसका वायरल मार्कर कराते हैं। वेट कपिंग में हम लोग बीटी सीटी ये सारे टेस्ट भी जरूर कराते हैं। और इसी के साथ साथ पेशेंट को ये भी पूछते हैं कि आपको कोई ब्लड से कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लड देख के कहीं चक्कर तो नहीं आते हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि मेरी बॉडी से ब्लड निकाल दिया तो आप फेंट हो जाओ, ऐसा सब कंप्लेन भी हम पेशेंट को जरूर पूछते हैं। फिर है देखिए, ये कॉमन चीजें हैं, आप सबको पता ही है कि प्रैक्टिशनर्स को ग्लव्स जरूर पहनने चाहिए, ठीक है ना। वेट कपिंग कर रहे हैं तो देखिए ग्लव्स तो मस्ट है, और डिस्पोजेबल कप यूज करने चाहिए, डिस्पोजेबल एप्रन यूज करना चाहिए। ये सारी जानकारी तो हम सबको पता ही है। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। ये कंसेंट फॉर्म है, तो मैं आपको अभी इसके पीडीएफ नोट्स भेजूंगी, उसमें ये आपको कंसेंट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को पेशेंट को जरूर लेना है, क्योंकि इसमें हमने स्पेशली ना कपिंग के मार्क्स के बारे में लिखा है। कई बार पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं और हम लोग भी बताना भूल जाते हैं कि भाई कब का मार्क आएगा, तो पेशेंट इस चीज में बड़ा हल्ला करता है कि अरे ये इतने बड़े बड़े निशान कैसे आ गए। ओके, तो ये जो है कंसेंट में जरूर मेंशन रहता है। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ओनली ड्राई कपिंग इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट वुमेन आई है तो उसमें सिर्फ हम लोग ड्राई कपिंग करते हैं। स्पेशली कपिंग शुड नॉट बी अप्लाइड इन द एब्डोमिनल एंड सैक्रल रीजन। अगर आप ड्राई कपिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको उसके एब्डोमिनल वाले एरिया पे या सैक्रम वाले एरिया पे, जहाँ पे आपका लंबर और सैक्रम वाला एरिया आता है, वहां पे हम लोग कपिंग नहीं करते। फिर it is not advisable to apply cupping to the patient with skin ulcer, edema, or on an area overlying large blood vessel or even on varicose vein। ठीक है ना, तो वेरिकोज वेन है किसी को, उसकी वेन्स बहुत ज्यादा मोटी मोटी हो रखी हैं, तो उसमें जो है आप लोग कपिंग नहीं करेंगे। कहीं पे बहुत ज्यादा सूजन है वहां पे नहीं करेंगे, कहीं पे कोई बहुत बड़ा अल्सर है वहां पे नहीं करेंगे। तो इन सारी जगहों पे हम लोग कपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कपिंग इन कंडीशन को और भी वर्स कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट को हाल ही में आजकल में ही हाई ग्रेड फीवर आए तो भी हम लोग कपिंग नहीं करते, क्योंकि कपिंग पेशेंट को थका देती है, ठीक है ना। और फीवर वाले पेशेंट के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। फिर देखिए कपिंग शुड नॉट बी डन ऑन पेशेंट हु आर विजिबली फटीग, वेरी हंग्री, थर्स्टी, डिस्टॉर्टेड, और हु हैव ओवर इंडल्ज इन अल्कोहल। तो इस तरह के लोगों में भी हम लोग कपिंग नहीं करते हैं। ड्यू कंसिडरेशन इज नीडेड फॉर इन कॉम्प्रोमाइज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है जो कहता है हम तो इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, तो उसमें भी हम लोग जो है इसको नहीं लगाते। वेट कपिंग में देखिए क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। वेट कपिंग हम कभी भी फीमेल के ब्रेस्ट वाले एरिया में नहीं लगाते। डू नॉट परफॉर्म इट इन अ पेशेंट, अगर पेशेंट आपका एंटीकोगुलेंट ले रहा है, ब्लड थिनर ले रहा है, तो भी नहीं लगाएंगे। पेशेंट को पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है या पेशेंट को ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग वेट कपिंग बिल्कुल नहीं करते। Should be avoided or precaution taken in a patient who have wound healing disorder, such as individual who have a such history of developing keloid hypertrophic scarring and metabolic disorders such as uncontrolled diabetes। तो इस तरह के पेशेंट्स में भी हम लोग वेट कपिंग को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो देखिए कपिंग करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो एक होता है ड्राई कपिंग, उसको हम स्टेशनरी भी बोलते हैं, फ्लैश कपिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी आती है मूविंग और ग्लाइड कपिंग, तीसरी आती है आपकी फंक्शनल कपिंग, फोर्थ आपकी आती है फायर कपिंग, और लास्ट में आपकी आती है वेट कपिंग। तो ये आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो, उसमें जो है ये अलग अलग कपिंग थेरेपी बताई गई है। तो इनको हम अभी एक एक करके डिटेल में देखेंगे।
फिर है तीसरा जो आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कपिंग प्रेशर। ये देखिए अलग अलग तरह के प्रेशर होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गन से हम लोग एक बार सक करते हैं तो वो वीक प्रेशर हो गया, तो आप दो बार करोगे तो मीडियम आता है और तीसरी बारी में स्ट्रॉन्ग प्रेशर कहलाता है। तो देखिए तीन टाइप के प्रेशर होते हैं। पहले आप इस प्रेशर को यहाँ पे समझ लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तीन तरह के एक्सप्रेशन प्रेशर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने ये कप रखा, इस तरीके से करा, एक कप, आपने इसको बस एक बार प्रेस किया, दूसरे में माइल्ड हो जाता है दूसरा, और तीसरे में ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला। जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कप लगेंगे, चाहे वो माइल्ड हो, मीडियम हो या स्ट्रॉन्ग हो, सब सेम ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइल्ड लगा दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगा दिया। जितने भी कप लगेंगे उसमें प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। तरीके से करा, एक कप। देखिए अभी हमने इसमें क्या करा, गन से सिर्फ एक बार सक करा, तो ये वीक प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो कोई बहुत ही बुजुर्ग आता है, कोई बहुत ही छोटा बच्चा आता है, तो वहां पे हम वीक प्रेशर को यूज करते हैं। दूसरे में देखिए हमने गन को एक बार हॉट सक करा, तो वो मीडियम प्रेशर हो गया। आपने इसको बस एक बार प्रेस किया, दूसरे में माइल्ड हो जाता है दूसरा, और तीसरे में ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला। तो ये जो है मतलब प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसको समझ लेते हैं, ये तीन टाइप के प्रेशर, वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। अगर आपने एक बार सक करा तो वो वीक है, दो बार करा तो मीडियम है, और तीन बार करा तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखिए वीक कपिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं। इट इज एम्प्लॉयड व्हेन ब्लड एंड एनर्जी आर स्लगिश और स्टैग्नेंट। द इंटेंशन इज मूव द स्टैग्नेंस एट द सेम टाइम टोनिफाई द वीक एनर्जी। द की फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हेन टू अप्लाई वीक कप इज द प्रेजेंट energetic state of the patient. Evaluation of pulse and tongue should all point to weakness. The amount of flesh drawn into the cup should be minimal and hardly raised. The method can be applied anywhere in the body. Weak cupping is the gentlest method of all cupping and is particularly suitable for debilitated adults, elderly patient and young children. ठीक है, अगर कोई सुकुमार व्यक्ति आता है, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आता है, तो वहां पे हम लोग वीक कपिंग को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो वीक कपिंग बहुत ही स्लाइट और लाइट रहती है, तो जो बहुत ही सुकुमार व्यक्ति होते हैं ना, उन पे वीक कपिंग यूज की जाती है। जनरली हम लोग तो वीक कपिंग यूज ही नहीं करते, इस तरह के पेशेंट बहुत कम आते हैं। फिर देखिए मीडियम कपिंग, दिस इज द मोस्ट frequent used method on patient. This method can safely be administered children over 7 years of ages. With medium cupping, suction is firmer, pulling the skin well into the cup and create a slight redness. Medium cupping can be safely be applied anywhere on the body. इसमें हम दो बार प्रेशर क्रिएट करते हैं और उससे जो है मीडियम कपिंग का प्रेशर डेवलप होता है। तो ये हम जनरली ज्यादातर पेशेंट को मीडियम कपिंग ही करते हैं, और 7 से ऊपर की एज में आप मीडियम कपिंग आराम से कर सकते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग कपिंग, स्ट्रॉन्ग कपिंग में क्या होता है, दो से तीन बार, तीन से ज्यादा बार का प्रेशर लग जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है प्रॉपर लंप क्रिएट होता है, बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द मोस्ट ड्रेनिंग टेक्निक। देयरफॉर बिफोर डिसाइडिंग ऑन दिस मैटर, द प्रैक्टिशनर मस्ट एंश्योर द सुटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। Lungs, pulse, and tongue diagnosis should emphasize access or fullness. This method may sometimes leave the patient feeling tired or drained. A strong vacuum need to be processed, giving a strong pulling sensation of the skin inside the cup. Because of this strong nature of pulling action, the skin will quickly turn red and shortly turn purple inside the cup, visibly erythema in the skin surrounding the cup. When using the strong cupping method for the first time, the mark is inevitable and can take 10 to 15 days to disappear completely. The cupping should be short for 4 to 5 minutes during the first session, which can increase up to 15 minutes during the later application. ये आप लोग समझ गए, ये सबसे स्ट्रांग रहता है। इसमें हम अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पेशेंट को सिर्फ 5 मिनट के लिए इस तरीके से कप लगा के छोड़ते हैं, ओके। और फिर नेक्स्ट की सिटिंग के बाद जो है हम उसको इसको 15 मिनट तक आराम से करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कपिंग है, ज्यादातर हम लोग इसको ही प्रैक्टिस करते हैं। मीडियम या स्ट्रॉन्ग, यही वाली जो कपिंग है ज्यादातर प्रैक्टिस में आती है।
अब देखिए कपिंग के बाद मार्क देखिए, ये हमने एक ही प्रेशर में ये कप लगाए गए थे, ऐसा नहीं है कि वीक था किसी में या मीडियम था किसी में या स्ट्रॉन्ग था। सब में ही जो है हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगा हुआ था, लेकिन सब में जो है कलर में आप डिफरेंट देख सकते हैं। ये निशान आते हैं, इनको जाने में 10-15 दिन लग जाते हैं, ठीक है? पेशेंट को हम ये पहले ही बता देते हैं अगर हम इस तरह की कपिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए अगर इस तरीके का आपका डिस्कलरेशन आ रहा है तो इट मीन्स हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन। तो ये देखिए ये मॉडरेट स्टेग्नेशन है, वहां पे जो है एनर्जी का अवरोध समझ में आ रहा है। फिर ये सीवियर स्टेग्नेशन, यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है, दोषों का अनुबंध ज्यादा है। कंजेशन एंड टॉक्सिन, ये ज्यादातर हमें जो स्मोकिंग होता है ना, उन लोगों में ये वाला जो है देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। फिर है ब्लड एंड क्यूआई डेफिशिएंसी, जिन लोगों का कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए आपने कप लगाया और कोई रेडनेस नहीं आई, इसका मतलब उनका हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं पहले आपको हीमोग्लोबिन चेक करके ही ये लगाना है। अब ये देखिए अलग अलग तरह के कप यहाँ पे बताए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कप्स। तो पहला तो ये प्लास्टिक कप जो मैंने आपको दिखाया वही है ये। दूसरा ग्लास कप भी मैंने आपको दिखाया, तो ये देखिए अलग अलग तरीके से ये आते हैं। तो अभी हम जब फायर कपिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इनको यूज कैसे करना। फिर ये देखिए एक और आता है सिलिकॉन कप। इसको बस प्रेस करते हैं, और प्रेस करने मात्र से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो है वहां पे कपिंग हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस में इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इसका जो मुझे फीडबैक अभी तक मिला है कि मैम ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अगर आप क्लिनिक में रख रहे हो तो वो बहुत ज्यादा यूज होगा। ये बहुत ज्यादा यूज करने के लिए नहीं होता, ये सेल्फ के लिए होता है। अगर आपको अपनी सेल्फ कपिंग करनी है तो आप अमेजोन से ये सिलिकॉन के कप मंगा लें और खुद ही अपनी कपिंग कर लें। फिर ये बैम्बू कप है, चाइना में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप अपने क्लिनिक में और ऑथेंटिक चीजें दिखाना चाहते हैं तो बैम्बू से कपिंग कर सकते हैं। इसका शास्त्रोक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन चाइना में यूज होते हैं ये बैम्बू कप। इसको हम फायर से करते हैं, फायर कपिंग के माध्यम से जो है बैम्बू कप को अटैच करते हैं। तो देखिए बेनिफिट्स तो आप सबको समझ ही आ रहा है कि वहां पे एनर्जी का जो स्टेग्नेशन है वो रिमूव हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, वहां पे जो हॉर्मोन्स का लेवल है वो इम्प्रूव होगा, लिम्फ फ्लो इम्प्रूव होगा, ठीक है ना? एंडोर्फिन, जब आप वहां पे कपिंग करोगे स्ट्रेस होगा तो एंडोर्फिन आएगा। एंडोर्फिन अगेन उसके अंदर हीलिंग कैपेसिटी होती है, वो वहां पे हीलिंग करेगा। उसके आसपास के जो मर्मा है उनमें स्टिमुलेट आएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स तो हमें कपिंग को देखने को मिलते ही मिलते हैं लोकलाइज्ड एरिया में। तो चलिए ये कपिंग इतना ही है ये टॉपिक। आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। आप हैंड रेस करिएगा अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तब तक मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। कोई क्वेश्चन आपके जहन में है कपिंग को लेके तो पूछ सकते हैं आप लोग। अनम्यूट करिए शैली जी, देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी शैली जी। हेलो। जी हाँ जी। मैम। मैम, मैम ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि जैसे 5 आपने टाइप बताए हैं कपिंग वाले, तो कौन सी पेन है, ये कैसे हम ये चूज करेंगे कि हमें कौन सी कपिंग करनी चाहिए? हाँ तो वो धीरे धीरे जैसे अभी हम कपिंग में आगे बढ़ेंगे ना, तो वो आपको जी। पता चलेगा, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, कपिंग ठीक को है। प्रॉपर पढ़ेंगे तो ओके वहां पे मैम। आपको ये और क्लियर होगा। ठीक है मैम। एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज के ओके। नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन मैनेजमेंट में यूज होगा, ये हम लोग की मानसिकता बन चुकी है कि सिर्फ पेन मैनेजमेंट में यूज होगा। मैं अभी आपको डिजीज वाइज पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे आपको साइनोसाइटिस, माइग्रेन, ऐसे डिजीज वाइज भी आपको अभी कभी के मैं पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है ना? तो बहुत सारे डिसऑर्डर में हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ पेन के लिए नहीं है ये। हम लोग यूज इंडिया में बहुत कम यूज होते हैं, इंडिया में ये मानसिकता बन चुकी है कि सिर्फ पेन के लिए यूज होगा। लेकिन आप चाइना में जाएंगे ना तो वो उसको हर डिसऑर्डर में यूज कर रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी कपिंग कर रहे हैं। ओके।
तो अलग-अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोग की तरफ से तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कपिंग करने के अलग-अलग तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे सिंपल रहती है, सबसे ईज़ी रहती है, जो बहुत ईज़िली हम लोग डेली मतलब प्रैक्टिस करते ही करते हैं, ठीक है? तो वो है स्टेशनरी कपिंग। इसको स्टेशनरी भी बोलते हैं, ड्राई भी बोलते हैं और फ्लैश कपिंग भी इसको बोलते हैं। इसको हम आपको दिखाते हैं, क्या-क्या होता है इसमें। तो देखिए सबसे पहले इस प्रोसीजर को समझिए कि हम इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले जब भी कपिंग का पेशेंट आता है तो पहले हम उसको थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है चूज़ द कप पहले आपको पता होना चाहिए कौन-सा कप कहाँ यूज़ करना है, ठीक है ना? तो ये अभी हम आगे भी देखते रहेंगे जैसे कि अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल पेशेंट आ रहा है, उसको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग जनरली प्लास्टिक के ही कप यूज़ करते हैं। और अगर पेशेंट कहता है कि मुझे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, मेरी गर्दन ऐसे भी नहीं हो पा रही है, वैसे भी नहीं हो रही है, जहाँ पे आपका मूवमेंट का अवरोध हो रहा है ना? तो वहाँ पे हम लोग फायर कपिंग पे जाते हैं। ओके, अगर वहाँ पे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट एक जनरलाइज़ नॉर्मल पेन लेके आया है विदाउट स्टिफनेस वाला, वहाँ पे हम लोग ये प्लास्टिक वाले कप्स को यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करने का तरीका क्या रहता है, हम उस एरिया को थोड़ा-सा पहले ऑयल से जो है स्मीयर करते हैं वहाँ पे, अच्छे से ऑयल को अप्लाई करते हैं, ऑयल से हल्की सी मसाज करते हैं 3-4 मिनट के लिए। फिर जो है यूज़ अ सक्शन डिवाइस टू क्रिएट अ वैक्यूम विदिन अ कप फिर हम कप लगाते हैं, उस पे अपनी गन लगाते हैं और गन से वहाँ पे जो है वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ऑल द कप्स टू रिमेन इन प्लेस फॉर 5 टू 10 मिनट्स तो 5 से 10 मिनट तक हम कप्स को वहाँ पे छोड़ देते हैं। जेंटली रिलीज़ द सक्शन एंड रिमूव द कप फिर 10-15 मिनट बाद जब आपको प्रॉपर रेडनेस वहाँ पे दिख गई है कि कप के अंदर प्रॉपर रेडनेस आ चुकी है, तो हम वहाँ पे उसको एयर को रिलीज़ करके कप को वहाँ से हटा देते हैं। क्लींजिंग द स्किन एंड अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र और एलोवेरा जेल और शद्दौत क्लिप। हम तो उसी ऑयल की दोबारा से हल्के हाथ से मसाज कर देते हैं। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि कपिंग को करने से पहले और करने के बाद, दोनों में थोड़ा-सा ऑयल की मसाज हम लोग करते हैं। ये हमें और ईज़ी बना देता है हमारी कपिंग को। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया और आपने तुरंत कप लगा दिया। पहले हम थोड़ा-सा ऑयल की मसाज करते हैं, फिर वहाँ पे कप को प्लेस करते हैं और फिर जो है वहाँ पे कपिंग करते हैं। फिर कप हटाते हैं, फिर थोड़ा-सा वहाँ पे हल्के हाथ से मसाज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को स्ट्रेस फ़ील होता है। जब आप हल्के हाथ से मसाज करते हैं, पेशेंट का वो स्ट्रेस जो है कपिंग की वज़ह से जो स्ट्रेस उसको फ़ील हुआ है, वो रिलीज़ होता है। तो ये देखिए किस तरीके से कपिंग कर रहे हैं। ये आप बैक में देखिए, बैक में हमें थोड़ा-सा पता होना चाहिए कौन-कौन सी मसल्स होती हैं। उसकी थोड़ी-सी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, जिस भी एरिया में हम लोग कपिंग करते हैं। थोड़ा-सा मस्कुलर वहाँ पे कौन-कौन सी मसल्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? वो हम लोग को थोड़ा-सा जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए इन्होंने ये 2 बार सक्शन कर रहे हैं। ये देखिए पहला और दूसरा। तो ये मीडियम प्रेशर कर रहे हैं और ड्राई कपिंग हो रही है। पहले उन्होंने थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई करा और अब जैसे ये पेशेंट बैक पेन का है और ये कह रहा है मेरी पूरी बैक में पेन रहता है। अब इनको पूरी बैक में स्पाइन के दोनों तरफ, ठीक है ना? स्पाइन में मीडियली कभी भी कपिंग नहीं की जाती। स्पाइन के दोनों तरफ, आजू-बाजू कपिंग थेरेपी को किया जाता है। हाँ, पेशेंट को कप प्रेशर से थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए 3 मैंने बताया ना स्ट्रॉन्ग वाला होता है, अगर आप वो करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है। तो फर्स्ट डे हम लोग मीडियम रखते हैं, 2 ही बार सक्शन करते हैं। देखिए ये सारे कपों में ना प्रेशर को मेंटेन कर रखे हैं, एक ही जैसा प्रेशर है। सब में वो बस सिर्फ़ 2 बार प्रेशर कर रहे हैं वहाँ पे 2 गन को सिर्फ़ 2 बार खींच रहे हैं वो। इस तरीके से हमने स्पाइन के चारों तरफ दोनों तरफ इसको लगा दिया। अब वो देख रहे हैं कि दोनों कप्स में प्रेशर सेम है या नहीं, ठीक है ना? तो अगर आपका पेशेंट पहले फर्स्ट डे है, तो हम इसको थोड़ा-सा चेक करते हैं कि दोनों कप्स में प्रेशर सेम है ना? वो देखिए वो थोड़ा-सा उसको किनारे करने की ये देख रहे हैं कि प्रेशर दोनों में सेम है या नहीं। ऐसा हम भी चेक करते थे लेकिन शुरुआत में, अब हम लोग ऐसे चेक नहीं करते, है ना? कि प्रेशर सेम है कि नहीं है। अब तो ज़्यादातर स्टाफ ही करता है, स्टाफ को हम लोग सिखा देते हैं। जब हम वो कप को खींच रहे हैं ना, तो कप हट नहीं रहा है।
ठीक है ना। तो ये हो जाती है हमारी ड्राई कपिंग। अब देखिए 5-10 मिनट के बाद उन्होंने कप को वहां से हटा दिया। कप को हटाने का तरीका आप देखिए, वो कप के ऊपर की बॉल को ऊपर खींच रहे हैं, तो कप बहुत आराम से निकल जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, लोग कप लगा के इधर उधर काम पे लग जाते हैं, तो हमें ऐसा गलती नहीं करनी है। मान लीजिए आपने कप लगा दी और पेशेंट की स्किन सेंसिटिव है, और आपको 10-15 मिनट से ऊपर हो गया, तो वहां पे ब्लिस्टर बन जाएंगे। ब्लड वहां पे, प्रेशर की वजह से ब्लड वहां पे अपने आप कट लग जाएगा, वहां पे अल्सर क्रिएट हो जाएंगे, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो जब भी कप लगाते हैं तो पेशेंट के नजदीक ही रहते हैं, पेशेंट को छोड़ते नहीं। ये नहीं कि कप लगा के पेशेंट को छोड़ दिया और किसी और काम के लिए चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। कई बार जैसे हमने कप लगाया तो किसी एक कप में हमें बहुत ज्यादा रेडनेस दिखती है, तो हम जब रेडनेस हमें बहुत ज्यादा दिखती है तो हम फिर उस कप को वहां से रिमूव कर देते हैं। तो सिर्फ टाइम के लिए, सिर्फ टाइम ही नहीं देखता कि 5 मिनट रखना है, 10 मिनट में रखना है या 15 मिनट में रखना है। उस एरिया में डिस्कलरेशन किस हिसाब से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है वहां पे कप को रिमूव करते हैं। मान लीजिए इतने सारे कप लगा रखे हैं और वहां पे जो है किसी इस वाले कप में बहुत ज्यादा रेड हो गया, तो हम तुरंत उसको हटा देते हैं। ओके। अगर बहुत ज्यादा रेड हो रहा है तो रेडनेस के बाद क्या होगा, वहां पे ब्लिस्टर फॉर्म होगा। तो ब्लिस्टर फॉर्म होने से पहले हमें अपने कप को रिमूव करना होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप कप लगाएं तो पेशेंट को छोड़ के नहीं जाते। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ड्राई कपिंग, ये एक सिंपल ड्राई कपिंग है, तो प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं ड्राई कपिंग। अगर पेशेंट को कहीं पे ट्यूबरक्लोसिस है, या ट्यूबरक्लोसिस जैसी कुछ संप्राप्ति है, या कहीं पे ट्यूमर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, या पेशेंट की बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है, पेशेंट बिल्कुल ही मरण अवस्था में है, तब हम लोग कपिंग नहीं करते। अदरवाइज ड्राई कपिंग बहुत ही सेफ मेथड है, अगर आप उसको पूरी पूरी प्रिकॉशन के साथ करते हो। लेकिन अगर आपने लापरवाही करी, कप लगा के पेशेंट को छोड़ के कहीं और चले गए, तो फिर गया, पेशेंट का ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ड्राई कपिंग बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसे में भी पेशेंट को छोड़ के नहीं जाना है, पेशेंट के पास रहना है, पेशेंट के सारे कप्स जो आपने लगा दिए उनको ऑब्जर्व करना है। किसी में आपको सडन बहुत ज्यादा रेडनेस दिखती है, तुरंत अपना कप हटा दीजिए। ओके। ये हम लोग जो है ड्राई कपिंग में करते हैं। ड्राई कपिंग का फायदा क्या होता है कि ये एक स्टेशनरी कपिंग है, टाइप ऑफ अ ड्राई कपिंग इन्वॉल्व प्लेसिंग कप ऑन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी एंड लीविंग देम इन अ प्लेस फॉर अ पीरियड, टिपिकली फॉर 5 to 15 days. This technique offers several benefits including pain relief, muscle relaxation, improved circulation. It can also help with condition like back pain, arthritis, muscle tension. इन सारी कंडीशन में ये हमें हेल्प करता है। अब इसमें सिटिंग का शेड्यूल क्या रहता है कि मान लीजिए पेशेंट आया, आपने पहले दिन कपिंग करी, बढ़िया आराम आया, लेकिन क्या वो सिर्फ एक ही कपिंग की थेरेपी से ठीक हो जाएगा? नहीं। ड्राई कपिंग में हमें उसको कुछ और सिटिंग देने की जरूरत पड़ती है। जनरली सुबह शाम इसको जो है इस तरीके से दिया जाता है। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए पेशेंट में, तो आप उसको, पेशेंट को सुबह शाम बुला लीजिए, भी सुबह भी आ जाओ, शाम भी आ जाओ, हम आपको 6 दिन लगातार इस तरीके से करेंगे। लेकिन ज्यादातर पेशेंट सुबह शाम नहीं आ पाते, तो हम उनको दिन में एक बार करते हैं, ठीक है ना। तो आप 6 सिटिंग वहां पे रेगुलर ले लेते हो कि भाई डेली आप 6 सिटिंग के लिए, ड्राई कपिंग के लिए आइए। तो आपने इस तरीके से 6 दिन उसको ले लिया। आप 6 दिन बाद आप उसकी पेन की कंप्लेन देखते हैं, कितनी कम हो गई है, कितनी रह गई है। अगर अभी भी लगता है कि पेन रह रहा है, तो आप उसको अभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप उस पर अभी और भी ड्राई कपिंग करेंगे। अब आप उसको अल्टरनेट डे पे बुलाएंगे, तो फिर 6-7 सिटिंग आप उसको एक एक दिन छूट के बुला के ले लेंगे। उसके बाद आप उसको हफ्ते में 2 दिन बुलाएंगे कि भाई आप हफ्ते में 2 दिन जरूर आया करो, आपके उसमें दिक्कत ज्यादा है, आपका डिजीज जो है क्रॉनिक अवस्था में चला गया, तो आप हफ्ते में 2 दिन आके इस एरिया में कपिंग जरूर करवा लिया करो। तो इस तरीके से हम जो है कपिंग की सिटिंग को सेट करते हैं। अब दूसरा देखते हैं फ्लैश कपिंग। देखिए ड्राई कपिंग इजी है, आराम से होती है, लेकिन इसमें जो है ना मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है ना। ड्राई कपिंग जब आप 15 मिनट के लिए किसी के ऊपर कप छोड़ोगे ना, तो उसकी कमर में अच्छे खासे निशान आने ही आने हैं, ये तय बात है। लेकिन कई बार पेशेंट इस तरीके से आता है, जैसे मैंने उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे कपिंग थेरेपी करेंगे, ये कप है इस तरीके से लगाएंगे, अब आप बताइए। और पेशेंट को ये भी बताती है कि इससे निशान आएंगे। अब पेशेंट कहते हैं कि मैम मुझे कपिंग तो करवानी है, लेकिन मुझे निशान नहीं चाहिए, मुझे कपिंग से तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, लेकिन अभी मुझे जो है कहीं जाना है, कहीं ट्रेवल करना है, लेकिन मुझे वो मार्क्स नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग जो है फ्लैश कपिंग करते हैं। फ्लैश कपिंग देखिए किस तरीके से करते हैं।
फ्लैश कपिंग में हम कप को बहुत ज्यादा देर के लिए एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं छोड़ते हैं, फटाफट फटाफट जो है उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, कपिंग, ड्राई कपिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे थे। यहाँ पे भी हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, लेकिन कम समय में। ये वीडियो देखिए, फ्लैश कपिंग इस तरीके से की जाती है। ये 3 कप हमने लगा दिए, अपने फटाफट से पहला वाला हटा दिया। तो ये इस तरीके से फ्लैश कपिंग करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बैक पेन का पेशेंट है, वो कह रहा है मुझे तो कहीं जाना है, मैं तो बैक में तो कपिंग नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मुझे मतलब मैं मार्क्स नहीं झेल पाऊंगा, लेकिन मुझे कपिंग करवानी है। तो फिर हम लोग जो है ये फ्लैश कपिंग करते हैं, और इसमें ज्यादा भी समय लगता है, उसके चार्जेस भी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है थेरेपिस्ट की भी मेहनत होती है, इसमें मेहनत लग जाती है। तो ये कम से कम हम 20-25 मिनट ये करते हैं। तो जिस एरिया में उसने पेन बताई, जैसे पेशेंट पूरे बैक पेन का है, उसको पूरी बैक में हम लोग इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए करते रहेंगे। तो ये समझ गए ना कि फ्लैश कपिंग किस तरीके से की जाती है। ये, और इसमें टाइम लगता है 25 मिनट, आधा घंटा आराम से जाता ही जाता है। ये हमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाना है और मार्क्स भी नहीं छोड़ने, तो उसके लिए जो है हम इसको करते हैं। और देखिए वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर दे रही है कि कम समय के लिए है, तो चलो फटाफट से स्ट्रॉन्ग प्रेशर देके वो उसको चेंज कर रही है। तो ये होती है हमारी फ्लैश कपिंग। इसमें भी देखिए तरीका सेम ही रहेगा, पहले आपको ऑयल लेना है, ऑयल से मसाज करनी है, फिर आपको फ्लैश कपिंग करनी है। एक और वीडियो है फ्लैश कपिंग का, इसको देखिए। मार्क्स थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे अभी वो घर जाएगी तो उसके आधे 1 घंटे बाद ये वाले मार्क्स चले जाएंगे। अगर आप फ्लैश कपिंग करेंगे तो मार्क्स आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप ड्राई कपिंग करते हैं तो फिर मार्क्स रहते हैं और वो 10-15 दिन में जाते हैं। ओके। आप फीमेल में करने के लिए फीमेल करें या मेल, और फीमेल में डिपेंड करता है ना कहाँ पे करना है। अगर इस तरीके से पूरे बैक में करना है तो फिर आपको फीमेल ही चाहिए होगी। कई बार सिर्फ शोल्डर रहता है और आपके पास फीमेल थेरेपिस्ट नहीं है, जैसे मेरे पास फीमेल थेरेपिस्ट नहीं है। आती है फीमेल शोल्डर पेन लेके, तो वहां पे मेल थेरेपिस्ट ही करता है, मैं खड़ी रहती हूँ, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट डे सेकंड डे मैं वहां पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन थर्ड फोर्थ डे तो वो एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है, पेशेंट भी कंफर्टेबल हो जाता है, फिर मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पैरों में है, पैरों में मेल भी कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस एरिया पे करना है। सेम पॉइंट पर करना है, मैं समझी नहीं मैम, शैली मैम क्या पूछ रहे हैं, सेम पॉइंट पे करना है मतलब। Okay. तो मैम ये, जहां पर अभी किया है उसी जगह पे दोबारा करेंगे जब घूम के आ रहे हैं तो? हाँ जी हाँ जी, मतलब आपको जैसे कमर पे हो रहा है, तो इसको हाँ पूरी हाँ कमर हाँ। में पेन है पेशेंट को, तो वो उस पूरी जी। कमर में 20-25 मिनट तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। मतलब सेम पॉइंट पर रखना ना, ये कहने का? नहीं नहीं, पॉइंट आगे पीछे भी होगा तो भी चलेगा, कोई बात ले नहीं। सकते हैं, ठीक है ठीक उसको है। ले सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। ओके।
ओके, तो ये आपने देखी फ्लैश कपिंग। फ्लैश कपिंग करने का मतलब आप समझ गए ना। अगर पेशेंट ने आपको बोल दिया मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन इसके करने का तरीका अगेन वही है, आपको पहले थोड़ा सा ऑयल जरूर लगाना है। कोई भी आप कपिंग कर रहे हैं तो ऑयल की मसाज जरूरी है। ये नहीं कि पेशेंट आया डायरेक्ट कप लगा दी। थोड़ा सा ऑयल की मसाज ना पेशेंट को भी हेल्प करती है रिलैक्स होने। हल्के हाथ से आपने ऑयल लगा दिया, फिर फ्लैश कपिंग करी, चाहे ग्लाइडिंग कपिंग करी, जो भी करना है वो आप तब कर सकते हैं। और कपिंग के बाद भी थोड़ा सा हल्के हाथ से 1 या 2 मिनट की मसाज जरूरी है। ये हमने ड्राई कपिंग देखी, फ्लैश कपिंग देखी, अब देखेंगे मूविंग और ग्लाइडिंग कपिंग। Moving cupping therapy involve applying cup to the skin to create suction, then gently moving the cup over the area to be treated like a massage. This helps to improve circulation, relieve muscle tension, and potentially draw out toxin. The cup are typically moved in various directions such as up and down, back and forth, or in the circle. तो इसका वीडियो देखते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए, ये होती है मूविंग और ग्लाइडिंग कपिंग। इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट आता है, हम पहले उसको हल्के हाथ से मसाज कर लेते हैं, फिर उसको मूविंग कपिंग करते हैं, और फिर जो है उसको ड्राई कपिंग करते हैं। तो समझिए मूविंग कपिंग क्या है और कैसे की जाती है। ठीक है ना, इसमें हम प्रेशर वीक वाला रखते हैं। ठीक है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रेशर देके मूविंग कपिंग करना चाहोगे ना, ग्लाइडिंग कपिंग करना चाहोगे, तो वो नहीं होगा। इसमें प्रेशर हम वीक रखते हैं। ये देखिए, उन्होंने सिर्फ एक बार गन से प्रेशर दिया है ना। तो स्ट्रॉन्ग वाले में आप कप को मूव नहीं कर पाओगे। तो हम वीक प्रेशर रखते हैं, सिर्फ उन्होंने एक गन को एक बार पुश करा, अब कप आराम से मूव करेगा। तो ये देखिए, कप जो है हम इस तरीके से मूव कराते हैं। इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जैसे कि आप लोग जिम जाते हैं ना, तो पहले आपका ट्रेनर क्या बोलता है कि पहले कार्डियो करो थोड़ा सा, फिर आएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है ना, या तो रनिंग कर लो या ऐसी जॉगिंग कर लो, तो पहले वो आपको थोड़ा सा कार्डियो कराते हैं। तो ये भी एक तरीके का कार्डियो की, पहले उस एरिया पे, जिस एरिया पे काम होना है, पहले उस एरिया पे रैंडम जो है ब्लड वेस्कुलर सप्लाई बढ़ाई जाए। ये देखिए, इसमें हम लोग पहले इस तरीके से मूविंग कपिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको मसल्स का बहुत अच्छे से नॉलेज है, आपको पता है कि ये वाली मसल में जो है पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है ना, तो उस मसल की डायरेक्शन में हम लोग जो है इस कप को मूव करते हैं। इसलिए एनाटॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वार्म अप करना, हाँ विकास सर ने सही बोला, वार्म अप करवाते हैं। तो ये भी पेशेंट जब आपके पास आता है ना, तो आप उसको पहले आप उसको ऑयल लगाएंगे, फिर आप उसको मूविंग कपिंग करेंगे, फिर आप ड्राई कपिंग करेंगे, तो उसको भी लगता है हाँ कि डॉक्टर को नॉलेज है, डॉक्टर तरीके से चीजें कर रहे हैं। ये देखिए, ये पैर में इस तरीके से मूविंग कपिंग हो रही है। ठीक है ना, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर ज्यादा होगा तो मूविंग कपिंग नहीं हो पाएगी। कई बार पेशेंट बोलते हैं ना नस चढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें भी मूविंग कपिंग से हम लोग उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। कई बार पेशेंट कहते हैं, अलग अलग बातें करते हैं पेशेंट, कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मांसपेशियां पलट गई हैं। फिर आप उस समय मूविंग कपिंग की हेल्प ले सकते हो। तो ये मूविंग कपिंग की वीडियोस आपने देखे, बेनिफिट्स देख लेते हैं। मूविंग कपिंग अ फॉर्म ऑफ अ कपिंग थेरेपी ऑफर बेनिफिट्स सच एज इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस मसल टेंशन, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। ठीक है ना, मान लीजिए पेशेंट कहते हैं कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, या ये वाली मसल्स जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इट कैन ऑल्सो हेल्प पेन रिलीफ, स्पेशली फॉर कंडीशन लाइक क्रोनिक लो बैक पेन। देखिए, प्रिपरेशन सब चीजें वो सेम है, कि आपने पेशेंट को पहले से थोड़ा लुब्रिकेशन करना है, ऑयल लगाना है, ठीक है ना, अच्छे से एरिया को चेक कर लेना है, फिर उस पर कप लगाना है, कप में एक वीक प्रेशर क्रिएट कर लेना, और फिर आपको कप को मूव करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, फिर आप मूविंग कपिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका मूविंग और ग्लाइडिंग कपिंग। ये देखिए, हमने ये अभी पढ़ा मूविंग और ग्लाइडिंग कपिंग। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शनल कपिंग। ठीक है, तो ये फंक्शनल कपिंग है। इसमें क्या होता है, functional cupping is a manual therapy technique that combines the traditional cupping therapy with the active movement to address pain, muscle tightness, and mobility restriction by incorporating functional movement during the treatment. Functional cupping aim to restore movement, reduce the pain, and improve the range of motion. देखिए, इसमें बहुत बार पेशेंट जैसे आपको ये कंप्लेन कहते हैं ना, कि मेरा ये हाथ उठता ही नहीं है, मेरा हाथ तो ये हिलता ही नहीं है, या फिर इस तरीके का मूवमेंट जहाँ पे वो मूवमेंट में प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरा हाथ ऐसे मूव नहीं होता, मेरा हाथ ऐसे मूव नहीं होता। तो हम उसमें क्या करते हैं, उस ज्वाइंट वाले एरिया पे कप लगा के पेशेंट को वही वाला मूवमेंट कराते हैं।
जिसमें उसको दिक्कत है। इससे क्या होता है, मांसगत वायु की वजह से वहाँ पे अवरोध उत्पन्न होता है और पेशेंट एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं कर पाता। जब हम उस कप को लगा के उसको वो मूवमेंट कराते हैं, तो चांसेस होते हैं कि उस वायु के अवरोध को हम लोग हटा पाते हैं। तो इसलिए फंक्शनल कपिंग करी जाती है। जब पेशेंट ये कंप्लेन लेके आता है कि मुझसे ये वाला मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम कप लगा के पेशेंट को वही वाला मूवमेंट करवाते हैं या उसी मसल्स का वर्क करवाते हैं जिसमें दिक्कत है। तो देखिए तरीका अगेन सेम है, आपको हल्के हाथ से पहले वो पेशेंट को पहले रिलैक्स करना है, पेशेंट की प्रॉब्लम को समझना है, हल्के हाथ से ऑयल लगाना है, फिर वहां पे थोड़ा सा आपने मूविंग कपिंग कर दी, फिर आपने कप लगा दिया और फिर पेशेंट को उस एरिया को मूव करने के लिए बोला। तो इसके भी कुछ मैम वीडियोस देख। फ्रोजन शोल्डर में जी ठीक जी, रहेगा ना? फ्रोजन शोल्डर में करते हैं सर इसको हम लोग, फ्रोजन शोल्डर में करती हूँ इसको। और ऑयल के लिए मैम, जैसे आपने बताया ऑयल मसाज पहले, तो मौसम के अनुसार जो गर्मियों में नारियल कोकोनट ऑयल और सर्दियों में तिल ऑयल ठीक रहेगा ना? जी सर, वैसे मौसम के अकॉर्डिंग ही हम तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे बुजुर्ग पेशेंट आ रखे हैं, ठीक है ना, जी। तो उसको बल चाहिए, ठीक है ना, तो बला तेल, शीर बला तेल, उसकी मालिश करा देते जी। हैं, धनवंतर तेल की मालिश करा देते हैं, ठीक ओके है ओके। ना। अगर पेशेंट में आपको मस्कुलर वीकनेस दिख रही है तो सहस्त्रादी तेल की करा दी। तो हम पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन है बॉडी में, बॉडी हाँ, पार्ट्स में, फिर हम तो उसमें कोई भी? भी, हाँ तो फिर उसमें नारियल का तेल अच्छा है। जी। ओके, थैंक। पेन अगर पेशेंट लेके आ रहा है, आपके पास कोई तेल नहीं है, तो महानारायण तेल अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर आप ठंडे गर्म के तरीके से देखेंगे, अगर आपको सीजन के अकॉर्डिंग करना है, तो सर्दियों में हम लोग सरसों का तेल यूज कर सकते हैं क्योंकि वो गर्म रहेगा, है ना, तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गर्मियों में आप लोग तिल का तेल या फिर नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे करते हैं इसको। ये हमने कप लगा दिया, ठीक है। जैसे पेशेंट कई बार कंप्लेन करता है कि मुझे नेक मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, सर्वाइकल के पेशेंट ये बताते हैं, तो वहां पे हम इस तरीके से, ठीक है ना, इस पूरे एरिया पे हम लोग जिस तरीके से, जैसे पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही है, शोल्डर में भी पेन आ रहा है, आर्म्स तक निकल रहा है, तो वहां पे हम इस तरीके से पूरे बैक में कप लगा के पेशेंट को वो मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि उसके जो मूवमेंट है वो खुल पाए। ऐसे करने से क्या होता है, धीरे धीरे कप झड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कप वहीं पे रहेगा, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हो, एयर अंदर चली जाएगी तो कप निकल जाएगा, तो कप निकलेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से हम लोग करवाते हैं। और देखिए, और मूवमेंट, देखिए, ये देखिए पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट कह रहा है, जैसे कई बार हम लोगों की भी होता है, हम लोगों को स्कूल में जब बहुत ज्यादा डांस करवा देते थे ना, जब डांस एक्टिविटीज में रहते थे, या बहुत ज्यादा वो रनिंग करा देते थे, मैराथन करा देते थे, तो थाइस वाले एरिया में बड़ा पेन होता था और उठना बैठना मुश्किल हो जाता था। उस समय इस तरह की जब पेशेंट कंप्लेन लेके आता है, तो आप ये वाला मूवमेंट करवा सकते हैं। is pretty comfortable. And the या तो जिस एरिया, जिस मोमेंट में उसको पेन रहता है, हम लोग उससे पहले प्रॉपर कंप्लेन ले लेते हैं कि ऐसे में दिक्कत है, वैसे में दिक्कत होती है, पैर ऐसे मोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो सारे मोमेंट्स हम लोग जो है उस पेशेंट से फिर करवाते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर का है, जिस जिस पेशेंट में पेशेंट कह रहा है ना कि मैं आगे नहीं कर पाता हाथ, मैं पीछे नहीं कर पाता हाथ, तो वो सारे मोमेंट हम लोग उससे करवाते हैं। देखिए नी पेन का पेशेंट है, चल नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से कप लगा के हम पेशेंट को मूवमेंट करवाते हैं।
ये देखिए बाहर जो आउटर कंट्रीज है ना, वहां पे इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ये देखिए, ये सारे अंग्रेज हैं। वो हर मूवमेंट कराते हैं जिसमें उनको रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। बहुत वाइडली इसको प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मूवमेंट, जहां जहां जिस तरह के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, उस तरीके के मूवमेंट में पेशेंट को करवा सकते हैं। और जबरदस्ती नहीं करनी है, पेशेंट से बार बार आपको पूछना है वो कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है ना। उसको बहुत जबरदस्ती नहीं करना है। अगर वो मान लीजिए उसको ज्यादा सीवियर है, आप जबरदस्ती करवाएंगे तो वो भी उसके आपको एक्सप्रेशन भी रीड करने, ठीक है। बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर इजिली मूवमेंट हो पा रहे हैं कप लगा के, तो वही आपको करवाने हैं। अगेन प्रोसेस आपको पता है, ऑयलिंग करनी है, कप लगाना है, पहले थोड़ा सा मूविंग कपिंग करनी है, फिर आपको कप लगा के पेशेंट को फंक्शन करवाना है। इसको कहते हैं फंक्शनल कपिंग। इसके बाद देखिए फायर कपिंग आती है। फायर कपिंग इज अ ट्रेडिशनल थेरेपी इन्वॉल्व हीट कप विद अ फ्लेम, creating a vacuum that draws the skin into the cup. The process is typically used for muscle pain and stiffness. The cup is then quickly placed on the body and the negative pressure suck the skin up. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सर लिख रहे हैं वी यूज दिस इन पेशेंट हु हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस विद सीवियर स्वेलिंग। सर आप यूज करते हो, आप ये कह रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? ओके, अब हम बात कर रहे हैं कैन वी यूज सीवियर स्वेलिंग में। अगर सीवियर स्वेलिंग है तब नहीं, ठीक है ना। स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तब हम नहीं करेंगे। ओके, सीवियर स्वेलिंग में हम पहले वातशामक औषधियां चलाते हैं, लेपन चिकित्सा करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग फायर कपिंग में। फायर कपिंग में इस तरह के हम ग्लासेस को यूज करते हैं, ग्लास कप को यूज करते हैं, ठीक है ना। ये कब करते हैं, जब पेशेंट स्टिफनेस बताता है। कई बार पेशेंट बहुत रिजिडिटी लेके आता है कि भाई ऐसा पत्थर हुआ रहता है उनका, तो पेशेंट कहता है मैं ऐसे भी नहीं कर सकता और मैं ऐसे भी नहीं कर सकता। तो ये होगी सीवियर स्टिफनेस, कि आप गर्दन पे हाथ लगाओगे तो बहुत आपको ऐसा लगता है लकड़ी है क्या। ऐसे पेशेंट कई बार कमर की भी कंप्लेन लेके आते हैं। तो जहाँ पे स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, वहां पे हम लोग फायर कपिंग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम फायर से वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जब फायर से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तो वो वैक्यूम में बहुत ही ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोग सिर्फ स्टिफनेस, सीवियर स्टिफनेस में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? हमारा ये होल्डर है, इसमें हमारा ये कॉटन जो है, हम इस तरीके से इसको अ, पकड़ लेते हैं। कॉटन को इसको लॉक कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। कॉटन को हमने इसको यहाँ पे पकड़ लिया। इसमें हम अपना जो भी आपका रेगुलर स्प्रिट आता है, या फिर तारपीन का तेल या रेगुलर स्प्रिट, वो हम लोग इस पे स्प्रे करते हैं, ठीक है ना। स्प्रे करने मतलब ये अच्छे से गीला हो जाना चाहिए उस स्प्रिट से। या तारपीन का तेल में जाता है, तारपीन का तेल यूज करती हूँ, इजीली मिल जाता है, तो मैं वो यूज करती हूँ। अगर आप लोग हार्डवेयर वालों की शॉप के पास जाएं और आप उनसे रेगुलर स्प्रिट मांगे जो हम लोग का सैनिटाइजर आता है ना, उसमें अल्कोहल कम होता है, तो वो अच्छे से नहीं जलता। तो आप हार्डवेयर वाले की शॉप के पास जाइए और वहां से आप लोग रेगुलर स्प्रिट मांगिएगा, तो वो बहुत अच्छा ब्लू कलर की फ्लेम में जलता है। या फिर तारपीन का तेल, ये दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो मैं ज्यादातर तारपीन का तेल यूज करती हूँ। तो उसमें हम या तो इसको स्प्रे कर लेते हैं, या उसमें डिप करके इसको निचोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये टपकना नहीं चाहिए, बर्न करने के बाद ये टपकना नहीं चाहिए। ओके, ऑयल इससे टपकना नहीं चाहिए। फिर हम इसको जला देते हैं। जलाने के बाद हम इसको सिंपल, इसको इस तरीके से कप के अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना। इसको सिंपल तरीके से कप के अंदर ले जाते हैं, इसको कप के अंदर यूं घुमाते हैं। हमने यूं घुमाया और फटाफट से स्पीड में हम जहां पे आपको लगाना है वहां पे हम लोग इसको इस तरीके से अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। आपने ये करा, फटाफट से इसको लगा देते। जितनी जल्दी आपकी स्पीड रहेगी उतना अच्छा ये उसको पकड़ेगा। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। फटाफट से बहुत ही स्पीड में हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग करते हैं फायर कपिंग।
इसका मैं आप लोग को वीडियो दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको ये ड्राई ग्लास के कप यूज करने हैं। अच्छा, अगर आपके घर में मोटे कांच वाले ग्लास हैं, ठीक है ना, तो आप उससे भी इसको कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत लोग लोटे से भी करते थे, पहले के जमाने में लोग लोटों से करते थे, ठीक है ना। तो फायर कपिंग के लिए हम प्लास्टिक के अलावा बाकी मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कांच के कप हैं तो आप घर में ट्राई करेगा, पर सावधानी रखिएगा। For traditional fire cupping method, use a cotton ball or swab soaked in alcohol. Light the alcohol soaked cotton ball and briefly insert it into the cup. Quickly remove the lit cotton ball from the cup. Immediately place the cup on the desired area of the skin, ensuring a good seal. As the air inside the cup cools and contracts, a vacuum is created, drawing the skin and tissue into the cup. For gliding or sliding cupping, कौन सा पेज आ गया? ये देखिए, इसके लिए हम सामान देख लेते हैं, हमें कौन कौन से सामान की जरूरत होती है। आपको ग्लास के कप चाहिए, रेगुलर स्प्रिट चाहिए, स्पंज होल्डर चाहिए, कैंडल चाहिए उसको जलाने के लिए, और कॉटन बॉल चाहिए। ये देखिए, ये आपने कॉटन बॉल को लगा दिया है आपके स्पंज होल्डर में, और ये हमारे ग्लास के वो है। ये देख लेते हैं। इस तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं, समझ गए ना आप? ये जल रहा है, आपको उसको अंदर लेके जाना है, और उसके बाद फटाफट से रखना है। फटाफट से रखना कैसा है, ये देखिए। ये देखिए, ये हम लोग करते हैं इसमें। तो जब आप फायर कपिंग करते हैं तो आप प्लास्टिक का कप नहीं यूज करोगे, तो वहां पे आप ब्लड सर्कुलेशन को करने बढ़ाने के लिए क्या करोगे, ये फायर का कप ही यूज करोगे। इसमें देखिए, वो पहले लगा के हटा रहे हैं, तो वहां से जब ऐसे हटाते हैं ना, तो पक की आवाज आती है। तो पेशेंट को उसमें लगता है कि हाँ, कुछ जबरदस्त चीज हो रही है। तो हम वो करते हैं ताकि 2-4 बार पक पक की आवाज आए, तो पेशेंट को वो अच्छी लगती है। पेशेंट को लगता है अरे बढ़िया टेक्निक हो रही है। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा मूव करते हैं ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा पाए, और फिर हम वहां पे कप को प्लेस कर देते हैं। इसको दोबारा देखिए। उसको पहले आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, चाहे अपने पैर पे ही करिएगा, लेकिन आप इससे पहले खेलना सीखिए ना। जितना ज्यादा आप इससे खेलेंगे, जितना ज्यादा आपके लिए हैंडी होगा ना, उतना अच्छा आप पेशेंट पे कर पाएंगे। तो डायरेक्ट पेशेंट पे नहीं करना है, पहले अपने ऊपर करना है। तो अपने पैरों पे कर लिया, जैसे मैं जब सीख रही थी तो मैं अपने पैरों के ऊपर करती थी इसको। ये हिल पेन में भी इसको वहां पे बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। पहले उन्होंने थोड़ा सा जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने 1-2 बार जो है वैसे कपिंग करी। लास्ट में आपने देखा ना, उन्होंने कप लगा दिया प्रॉपर। लास्ट में फिर उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने दोबारा से थोड़ा सा उसको मूविंग कपिंग कर दी। दोबारा देखिए इसको। अब इस वीडियो को देखिए, कप को लगा के वहां पे छोड़ दिया है बस। मैं कप को ना एकदम से खींचते हैं, क्योंकि उससे एक तो दोष प्रॉपर बाहर निकलते हैं कहते हैं, और एक पक्की आ जाती है। ये देखिए, इसमें हम भी कर रहे हैं इसको। देख रहे हैं ना, ये आवाज आती है। पहले जो है पेशेंट को हम थोड़ी देर के लिए ये करते हैं, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ पाए, स्किन जो है इस बात को समझ पाए कि हाँ, यहाँ पे ये बना। फिर आप उसको थोड़ा सा मूविंग भी कर सकते हैं। ये बच्चा था, इसको मूविंग में दिक्कत हो रही थी, तो मैं इसको मूविंग नहीं करती। मैम बहुत स्पीड से करना पड़ता है जल्दी जल्दी। हाँ, ये स्पीड से करना पड़ता है, ठीक है। वो इसलिए मैंने कहा ना, आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। जी। मैम हील पेन में कैल्केनियल स्पर में भी कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, कैल्किनल इस पर नहीं ठीक होगा, उससे जो नॉर्मल हील पेन है उस पर काम करेगा वो। जी ओ, कैल्किनल इस पर के लिए हम मृतिका शलाका से करते हैं ना, वो तो वही मैम करना। बताया था मैंने आपको पहले। मैं पिछली बार मैंने आपके क्लास में मैंने कराया था अपना। आज हाँ। तक दोबारा रिपीट नहीं हुआ आपको। अरे प्रतिका कमाल। चला था। देखिए, सर को अच्छा रिजल्ट मिला था। कैल्किनल इस पर था सर आपको?
जी मैम, सर ने जो किया था ना, उन्होंने किया था मेरा कि कैलकुलेटर इस पर ही उन्होंने डायग्नोस किया था। तो मेरा ओके ओके। 2 सिटिंग में मेरा ठीक हो गया मैम, और आज तक रिपीट नहीं हुआ है, 2 साल हो गए। उसमें हम मृतिका शिला का यूज करते हैं या फिर लौह शिला का यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है जी। तो ये आपने देख लिया फायर कपिंग। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगी आज। जी, और कोई क्वेश्चन है जितना अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड? बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, कहीं पे ट्यूमर है, कहीं पे आपको घाव दिख रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है यहाँ पे तो ऑलरेडी पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे फिर हम लोग कपिंग नहीं करते, ठीक है ना, जबरदस्ती का इंटरवेंशन वहां पे नहीं करेंगे। मैम ओके। डायबिटिक ब्लड ब्लड शुगर अगर बढ़ा है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कंट्रोल है मैम? हाँ हाँ, अगर कंट्रोल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको नॉर्मल कपिंग करनी है। जी। फिर वहां पे हम ब्लड वाली कपिंग नहीं करेंगे, वेट कपिंग नहीं करते। ओके मैम, ये इंस्ट्रूमेंट हमें ऑनलाइन परचेज करने होंगे कहाँ से, कैसे? अमेजोन में मिल जाता है सर। और अगर आपको जी और कम रेट में चाहिए, क्योंकि अमेजोन में तो जो प्राइस है वही मिलेगा। अगर आपके आसपास कोई होलसेल की शॉप है, सर्जिकल शॉप जी है ना, जी वहां से अगर लेंगे तो वो शायद आपको डिस्काउंट रेट में देंगे। जी। ओके मैम। ग्रुप में मैम चलिए। लिंक डाल दीजिएगा, उसमें हम साइज वगैरह देख लेंगे, क्या साइज का जो भी आप ठीक इसमें है, मैं करेंगे आप फोटो है ना डाल लेने दूंगी। के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं फोटो डाल दूंगी जो मैं यूज कर रही हूँ, और उसका लिंक मुझे मेरे पास होगा तो मैं वो भी डाल दूंगी। तो कितने परचेज करने होने चाहिए हमारे पास कम से कम? वो डिपेंड करता है आपके पास पेशेंट किस तरह के आते हैं। अगर बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं आपके पास पेन मैनेजमेंट के, है ना, तो फिर आप बड़े कप वाला लीजिए, 32 कप वाला ज्यादा बेटर है फिर। वन टाइम मेरे इन्वेस्टमेंट को है ये। सीखने के लिए करना है, घर में यूज करूंगा सब कुछ। घर पे यूज करना है तो ये छोटा 12 पीस वाला बेटर है। ओके। छोटा वाला ये 500 में आ जाएगा, 500 में। ठीक है। ओके, चलिए, और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप लोगों के तो सेशन को एंड करते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है मैम, जैसे हम्म, पेशेंट आता है साइटिक का या लोअर बैक एक है, तो मैम हम्म। हमें अग्निकर्म, विदकर्म, रक्त मोक्षण, ये आपका हुआ कपिंग, तो मैम हमें दिमाग में क्या कैसे करना है कि हमें क्या चीजें इसको अप्लाई करनी है? सब कुछ बताएंगे तो पेशेंट डर जाएगा, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या एक्चुअली मॉडल होना चाहिए हमारा हाँ चिकित्सा हाँ, में? बिल्कुल, जैसे सियाटिका का पेशेंट है ना, तो मुझे पता है सबसे अच्छा रिजल्ट किससे आएगा। पहले तो मैं पेशेंट को पूछ लेती हूँ आप मुझे कितना टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर जी वो कहता है मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है ही नहीं, मैं सिर्फ आपको 10 मिनट दे सकता हूँ, तो मैं जी सिर्फ उसको विद्यकर्म और अग्निकर्म बताती हूँ। और साथ में जी। हम उसको 5 मिनट की कपिंग और कर लेते हैं, ड्राई कपिंग। ओके। ठीक है ना। अगर पेशेंट कहता है कि मैं संडे को आ सकता हूँ मैम आपके पास, मेरे पास और तो जी टाइम नहीं है, मैं आपके पास संडे को आ सकता हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो फिर जी हम उसको विद्य कर्म करेंगे, अग्नि कर्म करेंगे और प्रॉपर वेट कपिंग कर लेंगे सैटिका वाले एरिया में। जी ठीक है। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मैम मैं तो 10-11 दिन आपके पास प्रॉपर आ सकता हूँ, और मेरे पास मैं डेली आपको 1-1.5 घंटे का समय दे सकता हूँ, तो फिर जी हम उसको प्रॉपर जानु बस्ती हो गया, अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया, ये जी कराते हैं। फिर विद्यकर्म अग्निकर्म कराते हैं, और उसके साथ फिर मैं मात्रा बस्ती ऐड करती हूँ, या फिर जी। निरु बस्ती या अनुवासन बस्ती ऐड करती हूँ, क्योंकि वो मुझे समय ओके। दे रहे हैं। फिर मुझे होगा कि मैं उसके जो मतलब उसको और अच्छे से डिटॉक्स करके और अच्छा रिजल्ट देती हूँ, तो फिर मैं वहां पे जाती हूँ। अगर वो समय दे रहा है तो फिर मैं बस्तियों पे जाती हूँ। जी मैम, फिर मर्म अगर भी करते हैं मैम? मर्म अब कम करती हूँ सर, पहले बहुत करती थी, जब तक मेरे पास जी स्टाफ नहीं था, पंचकर्मा नहीं कर रही थी, तब तक सिर्फ मर्म और विद्यकर्म और ड्राई कपिंग पे चलता था। लेकिन अब मैंने प्रॉपर स्टाफ रख लिया तो मर्म का कोई बहुत ज्यादा चार्जेस देगा नहीं आपको ठीक पॉइंट दबाने ठीक। के, है ना। लेकिन जब पेशेंट घर जाता है, तब मैं उसे जाते जाते मर्म के पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको बताती हूँ अगर ऐसे ही रहना है तो ये पॉइंट्स भी आप बीच बीच में अपना दबाते रहिए। मैम कपिंग का क्या चार्जेस रहता है, एक अप्रोक्स, एक मतलब एक नॉलेज के लिए पूछना चाह रहे थे बस। देखिए, अगर वेट कपिंग है ना, ज्यादातर लोग वेट कपिंग के लिए आते हैं, जिम वाले जो आते हैं वो वेट कपिंग के लिए आते हैं, तो जी वहां पे हम एक कप का चार्ज 200 रुपीज लेते हैं। ठीक है जी ना, हम डिस्पोजेबल कप से करते हैं, और वो कप हमें 20 रुपए का मिलता है, उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन क्लिनिक का चार्जेस, आप उसको टाइम दे रहे हो, तो उन सब का मिला के जी हम पर कप 200 रुपीज चार्ज करते हैं, तो जितने कप उस पर लगेंगे, ठीक है जी ना।
तो 10 कप तो लग ही जाते हैं मिनिमम, तो उतने हम उसको चार्ज करते हैं। उसके नेक्स्ट बाद डे दोबारा भी करना होगा ना? हाँ, एक ही दिन में होगा ये, नेक्स्ट डे भी अगर बुलाना है वेट सेक्रेटरी? नहीं नहीं, अगर वेट कपिंग हो रही है, ब्लड निकाल रहे हैं, तो वो हम एक ही बार करते हैं 3 महीने में। ओके। ठीक है ना, वेट कपिंग एक ही बार होती है। ड्राई रक्त कपिंग मोक्षण जो है, का जी। हाँ रक्त मोक्षण, ड्राई कपिंग जो है आप डेली रिपीट करते हैं, पेशेंट छठ सिटिंग के लिए आ रहा है, तो आप पर डे का 300 चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मतलब ठीक ठाक कप लग रहे हैं, मान लीजिए दो जी ही मैम। कप लग रहे हैं, तब तो फिर आप 100 रुपीज चार्ज करिए। लेकिन अगर आपके 8-10 कप लग रहे हैं, पेशेंट को आप उतना टाइम दे रहे हैं, तो फिर 300-400 हम लोग चार्ज करते हैं। थैंक यू मैम। ओके। आप बिल्कुल कविता जी, मर्म को भी करेंगे, अभी वो पैनल में है, धीरे धीरे करेंगे सब। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। और चलिए, जितना आपको पढ़ा दिया गया है थोड़ा सा रिवाइज करिएगा आप लोग, इजी प्रोसेस है। और बाकी जो मेरे पास नोट्स है मैं वो भेजती हूँ, और लिंक वगैरह मैं आपको भेजती हूँ। मैं 5 बजे तक भेजती हूँ आपको ये सारी चीजें। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, नमस्ते आप सभी को, कल मिलेंगे हम ठीक 3 बजे। ग्लास कप रिपीट यूज कर सकते हैं, हाँ ग्लास कप तो हम रिपीट यूज कर सकते हैं, वो तो रिपीटेडली यूज करते हैं। सिर्फ डिस्पोजेबल कप जो हम वेट कपिंग के लिए यूज करते हैं, वो दोबारा यूज नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, नमस्ते आप सभी को।